नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश, हमारे साथ हैं व्यालोक जी। व्यालोक जी, बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। व्यालोक जी, आपके साथ आज की बातचीत एक मुकदमे से शुरू कर रहा हूँ। घबराइएगा नहीं दर्शकों, हमारे और व्यालोक जी के बीच में कोई मुकदमेबाजी नहीं है, लेकिन बेगूसराय में एक एफआईआर हुई है और ये एफआईआर कराई है एक बीएलओ हैं साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र के भाग संख्या 16। इसके बीएलओ मोहम्मद अंसारुल हक साहब, इन्होंने कहा कि साहब मैं जो इलेक्शन कमीशन का बिहार में सघन मतदाता सूची की जांच चल रही है, मैं अपना काम कर रहा था और 12 जुलाई को वो सारी चीजें अपलोड कर रहा था इलेक्शन कमीशन के निर्देशानुसार। इसी बीच एक यूट्यूबर जो कि अपने आप को पत्रकार भी बताते हैं, अजीत अंजुम, वो वहां सभागार में पहुंचते हैं। उनके साथ उनका एक सहयोगी होता है, कैमरामैन होता है, और ये बिना किसी परमिशन के उस ऐसी जगह पर जहां की बेहद महत्वपूर्ण और गोपनीय कार्य चल रहा था, वहां पहुंचते हैं। सवाल क्या होते हैं? सवाल होते हैं कि आपके बूथ में कितने मतदाता हैं, आपने कितनों को प्रपत्र दिया। अनवारुल हक का कहना है कि साहब हमने बताया कि 1020 मतदाता हैं, सबको फॉर्म बांट दिया है, सारे के फॉर्म ले लिए हैं और अब हम इसमें अपलोडिंग कर रहे हैं। अजीत अंजुम यूट्यूबर बार बार कह रहे थे कि कितने मुसलमान मतदाता हैं, और खास तौर से वो अनवारुल हक के साथ ही बैठ के ये काम कर रहे थे। और इस पर सरकारी कार्यों में बाधा डालना, गोपनीय अनाधिकृत स्थान पर अनाधिकृत तरीके से घुसना, 296/225 आईपीसी यानी हमारा जो नया है उसके हिसाब से इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करा लिया गया है। इससे पहले मुकदमा दर्ज कराए इलेक्शन कमीशन के कामों में बाधा डालने के पीछे बेगूसराय के जिला प्रशासन यानी कि जो डीएम होता है वही जिला मतदान अधिकारी होता है इलेक्शन के समय में। दर्शकों, उन्होंने एक लंबी फेहरिस्त और पूरा डिटेल पब्लिश किया और बताया कि अजीत अंजुम ने किस तरीके से भ्रामक, फ्रॉड, फर्जी और कूट रचित हिसाब से अपने चैनल के लिए वीडियो बनाए और लगातार मस्खरी कर रहे हैं, लगातार एक खतरनाक एजेंडा चला रहे हैं। कुल मिला के इनका कहना ये था, या ये कहने का ये प्रयास कर रहे थे व्यालोक जी, कि जानबूझ के मुसलमानों के नाम काटे जा रहे हों। तब जबकि लगातार म्यांमार, बर्मा के साथ बांग्लादेशी, रोहिंग्या उसके नाम आ रहे हैं, और जो अभी तक जिसको सूत्र आधारित अभी तक जो सूत्र बता रहे हैं, जिसको कि तेजस्वी यादव ने मूत्र से कंपेयर कर दिया था तुकबंदी बनाने के चक्कर में, लगभग 35 लाख ऐसे विदेशी लोग जो कि बिहार में मतदाता सूची में ऐड हो गए थे, ऐसी एक लगभग की संख्या आ रही है और ये मतदाता सूची से बाहर किए जाएंगे। तो ये पहला अचीवमेंट है जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, लेकिन उसके खिलाफ जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, अजीत अंजुम की इस एफआईआर पर आप क्या कहेंगे व्यालोक जी? एफआईआर पर सर बाद में पहुंचेंगे, पहले ये जो आपने नाम लिया है जिस आदमी का, यूट्यूबर का, उसके बारे में कुछ जानकारियां साझा करना चाहता हूं। और इस पर कोई मुझे ये नहीं कहेगा कि ये व्यक्तिगत हमला मैं कर रहा हूं या फिर उसकी व्यक्तिगत जानकारियां दे रहा हूं। देखिए, जिस व्यक्ति का चरित्र इतना पतित हो, इतना गिरा हुआ हो कि वो अपने नाम से, अपने क्षेत्र से, अपने प्रदेश से, अपनी पहचान से गद्दारी करे, उस व्यक्ति को इतना भाव देना ही मजबूरी है। क्रिंज एलिमेंट्स आजकल समाज में बहुत ज्यादा हैं, इसलिए हमें इस अजीत नाम के आदमी पर बात करनी पड़ रही है। लेकिन इसकी शुरुआत करते हैं कि इसने पहले नाम जो बदला ये कहाँ का है, और जहां इस पर एफआईआर हुई है ये वहीं का रहने वाला भी है, और इसका नाम अजीत कुमार था। अजीत कुमार क्यों नाम था? ये 56 साल का अभी है। ये किस दौर में बिहार से भागा था ये भी याद करना चाहिए। वो ठीक जंगल राज का वह दौर था जब जंगल राज शीर्ष पर था, तब ये आदमी भागा था। और तब इसके पातित्य को देखिए कि ये बैठ के उसी आरजेडी, उसी कांग्रेस के साथ गलबहियां कर रहा है और उनके एजेंडे पर चल रहा है, जिसने इसको इसके प्रदेश से भगवा दिया। इसी को नहीं भगवाया, इसकी जो पत्नी है वो भी मुजफ्फरपुर की है और वो भी यहां से भागी हुई है, उसी दौर की। और उस दौर में
जिसमें मैं भी भागा था, जिसमें हमारे जैसे लाखों बिहारी भागे। पहला इसने जो विश्वासघात किया वह अपने नाम के साथ किया और अंजुम नाम लगाया। अंजुम क्यों लगाया इसके लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये दर्शकों की कल्पना पर छोड़ देता हूं। इसके पिता का नाम रामाधीर सिंह या रामसागर प्रसाद सिंह था और इसके पिता क्या करते थे, जज साहब थे, जिला एवं सत्र न्यायालय में कुछ करते थे, न्यायाधीश वगैरह थे। तो ये जो व्यक्ति जिसने अपनी यात्रा शुरू की अपनी पहचान बदलने से, अपनी पहचान छुपाने से, अपनी पहचान मिटाने से, वह व्यक्ति कितना सच और कितना झूठ बोलता है वह हमने जब यह बीएजी में था, जब यह न्यूज 24 में था, जब यह इंडिया टीवी में था, तब हमने देखा है। अजीत अंजुम के चरित्र को समझने के लिए उसकी पृष्ठभूमि को समझना बहुत जरूरी है। ने ये बात कही। अब देखिए इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा है, जहां जाकर इसने पूरा बवाल किया, जहां जाकर इसने पूरी भसड़ मचाई। आपने जिन मुसलमान बीएलओ साहब का मैं जानबूझकर नाम लेकर, उनकी जाति बताकर, उनका संप्रदाय बताकर ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि थेथरों को थेथरों की भाषा में जवाब अब तक नहीं मिल रहा है, इसलिए इनकी थेथराई बढ़ती जा रही है। तो ये एक मुसलमान बीएलओ के पास पहुंचता है और जानबूझकर वहां गंदगी फैलाता है। लेकिन चुनाव आयोग ने क्या कहा है, और इसने जो इसका वीडियो सो कॉल्ड बहुत वायरल हुआ है उसमें इसने क्या कहा है कि ये देखिए ये पासवान हैं, ये राम हैं, ये दलित हैं, ये सारे के सारे हिंदू हैं। मतलब इस आदमी को हिंदुओं से कितनी चिढ़ है। 1104 मतदाता उस बूथ पर हैं, उसमें केवल 6 मुसलमान मतदाता थे। कहां से ले आएगा भाई वो बीएलओ? फर्जी पैदा कर देगा क्या मुसलमान प्रत्याशी और मतदाता? कहां से वो बीएलओ बेचारा 6 मुसलमान अगर मतदाता हैं, वोटर्स हैं, तो उनको 60 या 600 में बदल सकता है? सबसे बड़ी बात है कि एसआईआर या जो गहन पुनरीक्षण की हम लोग बात कर रहे हैं, उससे इन लोगों को आपत्ति क्या है? आपत्ति यह है कि ये जिसका तलवा चाटता है, जिसका जूता दिन रात चाटता है, उस कांग्रेस और आरजेडी का पूरा जो वोट बैंक है वो रोहिंग्या बांग्लादेशी शरणार्थी हैं। और इसके बाद मैं तेजस्वी पर भी आऊंगा। उसने जो कहा, सूत्र मूत्र की बात तो रहने दीजिए, लेकिन वो एसआईआर को लेके जो क्या कह रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है उसको लेकर वो क्या कहता है या फिर उसका क्या तर्क है। मतलब नवी फेल का तर्क है, ये इस देश में ही हो सकता है, लेकिन फिर भी चूंकि लोग उसको वोट देते हैं तो उसकी बात करनी पड़ेगी। लेकिन वापस अजीत अंजुम पर आके मैं अभी फिलहाल जो कंक्लूजन देना चाहूंगा वो ये कि जो व्यक्ति अपने घर का नहीं हुआ, अपने परिवार का नहीं हुआ, अपने संप्रदाय का नहीं हुआ, अपने प्रदेश का नहीं हुआ, क्या अजीत अंजुम का आपने कोई वीडियो ऐसा देखा है जिसमें वह बिहारियों की पिटाई पर कोई बात कर रहा हो? मुझे नहीं लगता है कि उसने किया होगा, क्योंकि मैं उसका देखता नहीं हूं। लेकिन वह व्यक्ति, उसके व्यक्तिगत जीवन के इतने कारनामे, काले कारनामे हैं मेरे पास, लेकिन हम उसकी व्यक्तिगत लाइफ पर चर्चा करने इकट्ठा नहीं हुए हैं। ये जो उसने जानबूझकर किया है, इससे उसका हासिल तो तय हो गया कि हम लोगों को भी उस पर चर्चा करनी पड़ रही है। 2-4 दिनों के लिए उसकी रोजी रोटी और बढ़ेगी। मेरी माँ एक कहावत कहती है कि जो निर्लज्ज होते हैं वो अपनी माताजी से लाई हैं। उनको जब पिछवाड़े में कोई पौधा जन्म जाता है, उग जाता है, तो वो कहते हैं कि बहुत बढ़िया है, छां ही हुई है। ये सारे निर्लज्ज और थेथर उसी प्रजाति के हैं। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन आप एक बात जो बार-बार कह रहे हैं कि देखिए हम लोगों की क्या व्यवस्था है कि आज इस आदमी पर चर्चा करनी पड़ रही है। लेकिन सवाल ये होता है कि जो आदमी भारत की निर्वाचन प्रणाली पर ही प्रश्न चिन्ह लगाने का काम करना शुरू कर दे। अब राहुल गांधी को देख लीजिए, वो इलेक्शन कमीशन को ही धता बता रहे हैं। पहले उनको ईवीएम चुनाव हराती रही 2014 से, अचानक उन्होंने गियर बदला है और अब वो ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, ईवीएम नहीं, हमको तो इलेक्शन कमीशन ही चुनाव हरा देता है। और अब तक जो इंटेंसिव ये सर्च चल रही है मतदाता सूची की बिहार में, 35,60,000 ऐसे
मतदाता हैं जो कि अयोग्य हैं, जिन्हें नहीं रहना चाहिए। यानी कि ये अगर परसेंटेज में निकाला जाए तो 5%, आप सोचिए 1%, 2% के वोट स्विंग से सीटों पर नतीजे कैसे बदल जाते हैं दर्शकों। और यहाँ पर स्थिति क्या है, 5% टोटल मतदाता सूची में ऐसे लोग हैं जो कि बाहरी हैं, जो बर्मा के हैं, जो रोहिंग्या हैं, जो बांग्लादेशी हैं। तो ये स्थिति बताती है और शायद यही वजह है व्यालोक जी कि अब चुनाव आयोग इसे नेशन वाइड करने जा रहा है और ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट की मंशा के अनुरूप हो रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले की सुनवाई करते हुए ये भी साफ कहा कि एक भी विदेशी भारत की मतदाता सूची में नहीं रहना चाहिए। तो मुझे लगता है सिर्फ बिहार ही नहीं, बंगाल से तो चौंकाने वाले नतीजे निकलेंगे, झारखंड से नतीजे निकलेंगे, अभी साउथ बाकी है। और तो और मैं उत्तर प्रदेश की जब बात करूंगा तो नतीजे बड़े चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि जितनी बड़ी आबादी झोल उतना ही ज्यादा। अच्छा व्यालोक जी, अब एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा, ये भी संदर्भ के साथ ही है। और मैं चाहूंगा कि जैसे हम लोग छोटे थे तो छोटी क्लासों में पढ़ते तो संदर्भ सहित व्याख्या करिए। एक साहब है, उनकी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये है तुषार गांधी, महात्मा गांधी जी के पोते। और ये जो है वो निकले थे चंपारण और ये पदयात्रा कर रहे हैं। अब सवाल ये होता है कि बिहार में जब चुनाव है उसी समय ये पदयात्रा कर रहे हैं। ये पहुंचे और चंपारण के एक उस वाले गांव में पहुंचे जहां गांधी जी का मतलब जुड़ाव रहा हो। गांधी जी का तो खैर पूरे भारत से जुड़ाव रहा है, कैसा कैसा जुड़ाव रहा है। वहां ये पहुंचे तो वहां के सरपंच साहब व्यालोक जी बड़ा आदर देते हुए कि ओहो गांधी जी का पोता आया है, कुछ बड़ी बड़ी बातें करेगा। उन्होंने पंचायत सभागार में इनको बुलवा लिया। अब ये पंचायत सभागार में जब बैठे तो इन्होंने अपना एजेंडा परोसना शुरू किया और साथ में अचानक इनके साथ के एक व्यक्ति ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार को जाना चाहिए। और सरपंच भैया भड़क गए। उन्होंने कहा "ए, इतना बढ़िया काम हो रहा है, इतना बढ़िया सब कुछ ठीक चल रहा है और आप आए हैं यात्रा पर और नागरिक सुरक्षा का बोध कराने के लिए ये नीतीश सरकार को वापस कराने की कौन सी बात है भाई"। उसके बाद ये तीखी बहस हुई और बाकायदे एक सस्ते कार्यकर्ता की तरह तुषार गांधी लगातार वहां पर लड़ने की कोशिश करते रहे। लेकिन वो साहा, मुझे याद नहीं आ रहा है पंचायत जी का नाम क्या है उनका, प्रधान जी का, उन्होंने कहा ऐसा है, ये एजेंडा खोरी और नौटंकी तुमको नहीं करने देंगे और यहाँ पर तुमको आरजेडी का प्रचार हम नहीं करने देंगे, इसलिए भैया तुरंत तुम यहाँ से निकलो। और बड़े बेइज्जत करके इनको उठा के बाहर किया। मैं जब ये बात इतने विस्तार से कह रहा हूं तो ये घटना नहीं, क्या इस देश में नागरिक बोध अब इतना जाग चुका है कि लोग पहचान जा रहे हैं कि दरअसल तुम नागरिक सुरक्षा यात्रा के बहाने एजेंडा खोरी कर रहे हो और तुम भले गांधी जी के पोते ही क्यों ना हो, फर्जी गांधी के औलादों को तो जनता सबक सिखाई रही है, तुम असली गांधी के पड़पोते क्यों ना हो, असली वाले, तब भी तुमको जो है वो अब एजेंडा खोरी नहीं करने दिया जाएगा। क्या भारत में नागरिकता बोध बिहार के इस एक उदाहरण से बढ़ जाना समझा जा सकता है? नहीं देखिए, ये व्यक्ति जो है ये शायद एक पॉलिटिकल पार्टी भी चलाता है और ये केवल और केवल अपने सरनेम को बेचता है। जैसे नकली गांधी बेचते हैं, जबरदस्ती गांधी बन के बेच रहे हैं, वैसे ही ये व्यक्ति मोहनदास करमचंद गांधी का पड़पोता होने का बहुत नाजायज फायदा उठाता रहा है आज तक, और आज तक सरकारों ने इसको बहुत सारे फायदे भी दिए हैं। कष्ट क्या है, पीड़ा क्या है, दुख क्या है, दर्द क्या है इन सभी लोगों का, चाहे वो विषधर राहुल हो, चाहे नवमी फेल हो, चाहे ये मोहनदास का पड़पोता हो, इन सभी का कष्ट क्या है? कष्ट ये है कि भारत में अब लोग सवाल पूछने लगे हैं। भाई 15 साल पहले अगर तुषार गांधी कहीं आ जाते तो भाई वो ब्रह्मरेख हो जाती उनकी बात। वो अगर कह रहे हैं, इतनी हिम्मत किसी सरपंच की छोड़िए साहब, किसी सांसद की नहीं होती कि वो गांधी के पड़पोते को टोक दे। लेकिन यहाँ तो भाई वैसे भी बिहार है, मैं तो रोज कहता हूँ कि यहाँ पर रोज नए नए चुटकुले आते हैं और जाते हैं। रोज सुबह मेरा मनोरंजन से शुरू होता है, अखबार में देखता हूँ, आधे घंटे हंसता हूँ और बहुत प्रसन्न रहता हूँ। इसी व्यक्ति ने अपने अभी महाराष्ट्र चुनाव में शायद इसने 40 या 45 उम्मीदवार उतारे थे, उसमें 2 या 3 हिंदू थे और बाकी सारे मुसलमान थे। इस व्यक्ति की राजनीतिक समझ को सोचा जाए,
इस व्यक्ति की राजनीतिक समझ को समझने की जरूरत है कि ये क्या चाहता है। ये सब के सब सरिया सीमेंट बालू फैक्ट्री के अनपेड वर्कर्स हैं जो दिन रात इस देश में गजवाए हिंद को पूरा करने के लिए कमर कस चुके हैं। और यही वजह है कि 35 लाख, सर मैं बता रहा हूं आपको कि कम से कम 5% नहीं 10% मतदाता सूची में ऐसे लोग निकलेंगे जिन्होंने जबरन उस जगह अपनी जगह बना रखी है, अपना नाम जुड़वा रखा है अपने साथ साथ 10 लोगों का। ये बोगस वोटिंग जो होती है, ये दूसरों के नाम पर जो वोटिंग होती है, ये सब बीमारियां यहां से 5 करोड़ अवैध घुसपैठिए इस देश में फैले हुए हैं। हमारी छाती पर मूंग दल रहे हैं, हमारे पास अपने रिसोर्सेज कम है, हमारी इतनी जनसंख्या है, लेकिन इन लोगों को अपने रोहिंग्या दामादों को खिलाना पिलाना है। भैया खिलाना पिलाना है, वोट दिलवाना है, अपने घर में ले जाओ। तुषार गांधी का बंगला बड़ा अच्छा है, क्यों नहीं वो 50 रोहिंग्या को रखता है? विश्वधर राहुल क्यों नहीं 50-100 रोहिंग्या को अपने फ्लैट में रख लेता है? भाई तुम लोगों का इतना दर्द अगर है, इतना अगर कलेजा फट रहा है, तो मैं तो 9वीं फेल से लेके विश्वधर राहुल और इस मोहनदास के पड़पोते, इसकी भी जीवन में एकमात्र योग्यता है वही जो मैंने सौभाग्यवान बूंद की बात कही। ये भी व्यक्ति सौभाग्यवान बूंद का ही वारिस है, वरना इस व्यक्ति की उपलब्धि क्या है? क्यों इस व्यक्ति को सुना जाए? केवल इसलिए कि ये मोहनदास करमचंद गांधी का पड़पोता है? केवल इसलिए कि यह आए बाएं साए को जो मन में आता है वो बोलता है? हाँ तो नहीं सुना ना, नहीं सुना सरपंच जी ने, ना सुनने दिया किसी को। वही मैं कह रहा हूं कि नहीं सुना, और यही दर्द है, यही पीड़ा है सर, कि अब लोग सवाल पूछने लगे हैं। आप पूछने लगे। इसको थोड़ा सा उधर ले जाइए कि जो हमारा सो कॉल्ड एकेडमिक्स में इन वामियों कामियों की जो एकदम पैठ थी, भाई अगर रोमिला थापर कुछ बोल दें तो वो तो ब्रह्मरेख हो जाती थी ना, लेकिन अब तो लोग चहेट ले रहे हैं, अब तो लोग दौड़ा ले रहे हैं। मैंने तो इसीलिए कहा कि ये नागरिक बोध, दर्द को मैंने बिल्कुल बिल्कुल ये दर्द है, और ये दर्द जो है वो नागरिक बोध से निकल के आया है। अच्छा व्यालोक जी, चलते चलते आज की चर्चा समाप्त करें, लेकिन उससे पहले आपको छोटा भाई बड़ा भाई ये दिखाना चाहता हूं। और कितना बड़ा मजाक है, मुझे लगता है इसकी चर्चा तो बहुत पहले से हो रही थी, लगातार होती रही है गाये बगाए, लेकिन इसके प्रामाणिक दस्तावेज जो हैं एक झा साहब जर्नलिस्ट हैं उन्होंने पब्लिक किया है। तो एक्स पे मैं घूम रहा था, मुझको भेटा गया तो मैं सोचा कि सुबह सुबह व्यालोक जी आपसे बात करनी है, तो मैं जरा उसको उठा ले आऊं। मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए साहब, ये एक भाई है। ये भाई का तस्वीर सब लोग पहचान रहे होंगे। ये भाई 31 साल का है, आप देख रहे हैं अंडरलाइन है जहां पर, वहां पर लिखा है 31 साल के। इनका नाम है, आप सबको पता है, तेज प्रताप यादव। और तेज प्रताप नहीं, सॉरी, ये तेजस्वी यादव जी हैं, आई एम सॉरी, ये तेजस्वी यादव जी हैं 31 साल के। और एक दूसरा भी मैं दिखा रहा हूं, और ये देखिए साहब, इस पर एक और दूसरा भाई का तस्वीर है, और ये भाई हैं 30 साल के, और इनका नाम है तेज प्रताप। ये चक्कर क्या है, मतलब दुनिया के फ्रॉड के साथ साथ औलादों के जन्म तिथि में भी फ्रॉड, और जो छोटा भाई है कागज पर वो बड़ा भाई है, जो बड़ा भाई है कागज पर वो छोटा भाई है। तो घर में झमेला है, काम में कितना झमेला होगा। ये कौन सा घोटाला है व्यालोक जी? ये घोटाला पिछली बार का ही है, जब इन लोगों को पहली बार विधायक वगैरह बनाया था चारा चोर ने, घोषित अपराधी लालू प्रसाद यादव ने। उसी में उसके किसी चेले ने जब इन लोगों का फॉर्म, क्योंकि ये दोनों तो 8वीं 9वीं फेल हैं, तेज प्रताप शायद 9वीं पास है, मतलब पता नहीं, तेजस्वी तो 9वीं फेल है, इतना क्लियर है। हाँ 10वीं तक शायद तेज प्रताप भी नहीं पहुंचा है। तो ये दोनों जब फॉर्म भर रहे थे, मतलब इनके चेले लघुए भगुए सब, वो जो मनोज झा टाइप का आइटम है इनका नौकर, तो वही सब भरते हैं। उसमें गलती से किसी ने 31 और 30 कर दिया, उस समय 25 बनाना था मिनिमम एज। तो ये दोनों तो कम उम्र के भी थे, जिस आधार पर लोगों की सदस्यता चली जाती है वो भी नहीं गई अभी तक, क्योंकि हमारे जो नीतीश बाबू हैं वो बीच बीच में इधर उधर चले गए थे, इसलिए इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये केवल मस्खरी नहीं है, देश के संविधान का इस अराजक परिवार ने किस तरह मजाक बनाया है, कानून व्यवस्था को किस तरह ये ठेंगे पर रखता है, इसका ज्वलंत प्रमाण है ये तस्वीर। जब
ये दोनों चुनाव लड़े थे बिहार में, तब भी ये मुद्दा पकड़ा था जोर, लेकिन उसको इन लोगों ने मीडिया को पैसा खिलाकर या जैसे भी उस समय शांत कर दिया। इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं अभी भी ये कहता हूं कि शायद इन पर कार्रवाई हो, चुनाव आयोग हो या कोर्ट हो, जो भी हो, उनको स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। वैसे स्वतः संज्ञान लेने के लिए उनके पास सैकड़ों मुद्दे रहते हैं। भाई ये दोनों जो घपला किए हुए हैं, और सार्वजनिक तौर पर घपला है, तेज प्रताप बड़ा है लेकिन कागजों में छोटा है, और ये आज से नहीं है, ये 5 साल से चल रहा है, 6 साल से चल रहा है, और अभी फिर वही चलेगा। बिल्कुल। तो इन पर कार्रवाई कब होगी, सवाल तो ये है। सवाल ये है, और बहुत बड़ा सवाल इसलिए बन जाता है दर्शकों कि ये कोई मस्खरापन नहीं है। आपने जन्म तिथियों में इस तरह का फ्रॉड किया है, और याद कीजिए उत्तर प्रदेश में आजम खान, उनके बेटे, और उसी आधार पर आज आजम खान और उनका परिवार क्या अंजाम भुगत रहा है। सवाल ये होता है कि अगर पिछले 5 साल से इस तरह का फ्रॉड बिहार में खुल के चल रहा है, और एक बार फिर ये दोनों भाई, और मुझे लगता है कि दूसरा तेज प्रताप भी चुनाव लड़ेंगे ही, वो सारी नौटंकियां हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिसके कि जन्मदिन में ही, जन्म वर्ष में ही फ्रॉड है, वो अगर इन्हीं डॉक्यूमेंटों के आधार पर, इन्हीं प्रमाणों के आधार पर इलेक्शन लड़ता है, तो उसका इलेक्शन कितना फ्री एंड फेयर होगा। और ऐसे लोग संविधान की किताब उठा के बार बार इलेक्शन कमीशन और उसके काम की दुहाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बदलाव दर्शकों देखने को मिला है। एक तरफ कानून अब सख्त हुआ है, इलेक्शन कमीशन मेरे ख्याल से भारत के इतिहास में पहली बार इतना खुल के सामने आ रहा है, और बाकायदे एफआईआर भी बीएलओ ने के माध्यम से दर्ज हुई है। और बीएलओ, मैं आपको बताऊं कि वो सबसे छोटी यूनिट है जो इलेक्शन के पर्पज से सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन का स्टाफ होती है। वो भले कोई कर्मचारी हो, राज्य सरकार का कर्मचारी हो, लेकिन जब वो एक बीएलओ की भूमिका में होता है तो वो इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट कर रहा होता है। इसलिए बीएलओ का ये एफआईआर इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई मानी जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने एफआईआर कराया है एक ऐसे फ्रॉड यूट्यूबर पर जो केवल व्यूज के लिए, और इस केवल व्यूज के लिए नहीं, अगर एक बार केवल वीडियो कंटेंट व्यूज के लिए किया जाए इस तरह की चीजें, तो हालांकि वो भी अक्षम्य है। लेकिन भारत के इलेक्शन कमीशन जैसी प्रामाणिक संस्था कि किसी काम पर इतना बड़ा फ्रॉड, इतनी बड़ी झूठ, इतना बड़ा लफाजी, और यहां तक उस एफआईआर में लिखाया गया है अंसारुल हक की तरफ से, जो बीएलओ हैं, कि साहब अगर समाज में कहीं कोई अशांति फैलती है तो इसके जिम्मेदार भी अजीत अंजुम होंगे। तो एक तरफ अब एजेंसियां ऐसे लोगों को बख्शने के मूड में नहीं है, कानून की जमीन पर ला रही हैं, तो दूसरी तरफ नागरिक बोध ऐसा है कि अब कोई गांधी का असली गांधी ही सही, उनका कोई असली पोता भी हो, अगर वो एजेंडा खोरी करेगा तो एक पंचायत का चुना हुआ ग्राम प्रधान, यानी समाज का एक जनप्रतिनिधि जो ग्रास रूट लेवल का है, वो तड़िया के भगाएगा। और उसी के साथ समाज भी जाग रहा है, कानून भी जाग रहा है। मुझे लगता है ब्यालोक जी की जो अंत में एक ठो हम सकारात्मक कोई चीज अपने दोनों हाथ में लेना चाहते हैं लड्डू, तो वो यही है कि एक तरफ अब एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, खामोश नहीं है। आप देखिए इलेक्शन कमीशन बार बार आके, यहां तक कि अगर उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है तो भी वो इससे गुरेज नहीं कर रहा है। लेकिन इनके तमाम विपक्षियों के, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे उनका पूरा इकोसिस्टम हो, इनके हर एक झूठ और लफाजी के खिलाफ अब संस्थाएं खुद खड़ी हैं, समाज भी खड़ा है। यही है वो दोनों हाथ के लड्डू जिनको आज हाथ में लेके हम और ब्यालोक जी चर्चा समाप्त करेंगे। लेकिन उसी के साथ उन्हीं हाथों में 2 उंगलियां हैं, और मैं बार बार कहता हूं, एक पर लोकतंत्र की स्याही, दूसरे से ईवीएम, और इन सबकी हो जाएगी लगातार दवाई। ब्यालोक जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अच्छी कविता लास्ट में तुकबंदी सुनाई, उसके लिए भी आप मुझे धन्यवाद दीजिए। और दर्शकों, इसी के साथ चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है, 3 लाख की बधाई एक बार फिर। और इसी तरह परिवार को बढ़ाते जाइए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर कीजिए, और हाँ, और दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाइए। तो दीजिए हमें और ब्यालोक जी को आज्ञा। बहुत जल्दी एक और जुडिशरी का अच्छा विषय लेके हम और ब्यालोक जी आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम।